नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड टेक के सेट 4 में। तो दोस्तों आज इसमें हम करंट अफेयर्स में जो कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो कवर करेंगे एंड एट द सेम टाइम न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन के बारे में भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ पाथफाइंडर पर। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज पर जुड़ सकते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको पीडीएफ अपडेट्स भी क्लास के बाद मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको 15% ऑफ नहीं मिलता है। इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग मिलती है एंड कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है, डायरेक्टली आप मेरे संपर्क में रहेंगे और जो गाइडेंस है ये अक्रॉस दी सब्जेक्ट्स ऑफ GS, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग में आपको मिलती है। तो आप निश्चिंत होकर ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये मेंटरशिप आपको मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10 ओनली। यूएस नेवी ने वायरलेसली पावर बीम किया है। 1.6 किलोवाट ऑफ पावर को वायरलेसली बीम किया गया है 1 किलोमीटर की दूरी तक। किसने किया है दोस्तों? यूएस नेवल रिसर्च लैबोरेटरी ने किया है, जो कि अगर आप देखें तो वायरलेस ट्रांसमिशन किया है उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी तक। तो दोस्तों नॉर्मली अगर बिजली हमें ट्रांसमिट करनी होती है तो हम बिजली के तार बिछाते हैं और बिजली के तार से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। या फिर दूसरा क्या होता है दोस्तों, आजकल वायरलेस चार्जिंग भी आ गई है। तो वायरलेस चार्जर होते हैं, एक प्लेट होता है, उसके ऊपर आप चार्जिंग प्लेट है, उसके ऊपर जैसे ही फोन रखेंगे, यदि आपके फोन में वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है तो आपकी फोन चार्ज भी हो जाती है। पर दोस्तों इसमें जो डिस्टेंस है बहुत कम होता है, आप जैसे ही थोड़ा भी दूर करेंगे ये वायरलेस चार्जिंग बंद हो जाती है। तो दोस्तों ये जो कन्वेंशनल तरीका आप लोगों ने जो शायद वायरलेस चार्जिंग का देखा होगा अपने फोन वगैरह में, वो बेस्ड होता है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यहाँ पे जो दूरी है वो ज्यादा दूर नहीं है। जहां आप फोन को प्लेट से दूर करेंगे चार्जिंग बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिवोल्यूशनरी हुआ है, 1 किलोमीटर की दूरी तक 1.6 किलोवाट ऑफ पावर को ट्रांसमिट किया गया है। कहाँ पे हुआ है? यूएस के मैरीलैंड में हुआ है। रिसर्चर्स ने 1.6 किलोवाट ऑफ एनर्जी को, टारगेट था बस 1 किलोवाट, लेकिन 1.6 यानी 60% ज्यादा पावर अबव द टारगेट उन्होंने 1 किलोमीटर की दूरी तक ट्रांसमिट किया है। और अगर आप देखें तो इस प्रकार से एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि कल को स्पेस पावर बीमिंग भी हम कर सकेंगे। मतलब कि कल को हो सकता है कि स्पेस में हम अपने सोलर प्लांट्स लगाएं और वहां से हम पावर बीम करना शुरू कर दें भारत दुनिया भर में, एंड इस प्रकार से हम वायरलेसली पावर बीम कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, आपको अगर मैं बताऊं तो सिंपल तरीके में अगर मैं समझाऊं तो बिजली को सबसे पहले कन्वर्ट किया गया है माइक्रोवेव्स में और फिर माइक्रोवेव को ट्रांसमिट किया गया है। और दूसरे एंड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नॉर्मल पावर है दोस्तों, बिजली को सबसे पहले माइक्रोवेव में कन्वर्ट किया गया और हाई पावर माइक्रोवेव को ट्रांसमिट किया गया। माइक्रोवेव यहाँ पर जब आ गई तो यहाँ पे एक रेक्टिना लगा हुआ था, तो ये पावर रिसीविंग सबस्टेशन है। इस रेक्टिना ने वापस से माइक्रोवेव को अगर आप देखें तो बिजली में कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से एक रेक्टिफाइंग एंटीना या फिर रेक्टिना है। यहाँ पे उसने रेक्टिना ने क्या किया है, तो इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को वापस से डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो यही प्रिंसिपल्स यहाँ पर आपको देखने मिली है। तो स्मार्टफोन्स की तुलना में दोस्तों अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको बताया ये लंबी दूरी तक पावर ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके सिवा आप देखें तो ये नॉन रेडिएटिव ट्रांसमिशन अगर आप जो देख रहे हैं फोन वगैरह में उसमें ज्यादा दूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हमने जो यूज किया है वो अगर आप देखें तो रेडिएटिव ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं अनंत हैं, अगर ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो गई तो इस प्रकार से आप देखें तो कल को हो सकता है हम सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं स्पेस में और वहां से पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूर दराज के इलाकों में जहां पे सबसे महंगा खर्चा होता है ट्रांसमिशन ग्रिड बिछाना, तो वो ग्रिड का खर्चा हम बचा सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों दूसरा तरीका भी होता है। एक तरीका मैंने आपको बताया, इस तरीके से थ्योरेटिकली वायरलेसली पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है दोस्तों, उसमें कहा जाता है कि लेजर बेस्ड पावर ट्रांसमिशन होता है। ये भी 1 किलोमीटर की दूरी तक आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरलेसली। तो इसमें जो मॉडल है दोस्तों वो अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का है कि आप पावर देंगे, पावर से दोस्तों इसको अगर आप देखें तो लेजर में कन्वर्ट किया जाएगा और लेजर को दूर दराज के कहीं इलाके में आप भेज सकते हैं और वो लेजर क्या करेगा, इसे ट्रांसमिट करेगा और फिर दूर में जाके कहीं पे सोलर सेल्स बैठे हुए होंगे, इन सोलर सेल्स को चार्ज करेगा और इस प्रकार से ये सोलर सेल्स चार्ज होंगे, इससे बिजली बनेगी और इस प्रकार से इस बिजली का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस वक्त दोस्तों जितने भी पावर ट्रांसमिशन हो रही है वायरलेसली उन सब में एक सिंगल बॉटलनेक यही है कि जितनी भी पावर ट्रांसमिट हो रही है उसमें बहुत ज्यादा जो पावर का इनपुट है फाइनली आते आते बहुत कम पावर बचता है। जैसे कि लेजर बेस्ड पावर ट्रांसमिशन में हमने देखा है 579.2 वॉट
यदि पावर भेज रहे हैं तो फाइनली पहुंचता है 45.86 वाट, यानी जो एफिशिएंसी होती है बस 24.7% की हम अचीव कर पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा पावर का वेस्टेज हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस टेक्नोलॉजी इसमें भी इम्प्रूव होगी, तो इसमें भी एफिशिएंसी में भी राइज देखने मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों न्यूज़ में चल रहा था कि पीएलआई स्कीम है सेमीकंडक्टर्स के लिए, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एंड इसके द्वारा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में पुश मिलेगा। एंड अगर आप देखें तो ये पीएलआई स्कीम्स के द्वारा सेमीकंडक्टर्स में 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपको देखने मिलेगा। तो 6 साल में 76,000 करोड़ स्कीम है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगी, स्प्रेड होगी एंड 20 सेमीकंडक्टर यूनिट भारत भर में लगाए जाएंगे और इसके साथ एक कंप्लीट इकोसिस्टम फॉर सेमीकंडक्टर्स भारत में बनेगा। फिर वो डिजाइन के लिए हो गया, फैब्रिकेशन के लिए हो गया, पैकेज के लिए हो गया, टेस्टिंग के लिए हो गया। तो पीएलआई स्कीम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम भारत में लेकर के आए थे, जिसके द्वारा कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया जाता है यदि वो अपने देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए हम उन्हें इंसेंटिवाइज करते हैं। तो इंडिया की जो चाइना पे डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए पीएलआई स्कीम लेकर के आए थे। अलग अलग सेक्टर में हम ला चुके हैं, फार्मास्यूटिकल्स में आ चुका है, ऑटोमोबाइल में आ चुका है, साथ ही साथ देखिए ऑटो कंपोनेंट्स में आ चुका है, टेलीकॉम में आ चुका है, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स में आ चुका है, एडवांस केमिस्ट्री में आ चुका है, सेल बैटरी वगैरह के लिए आ चुका है, टेक्सटाइल में आ चुका है, फूड प्रोडक्ट्स में आ चुका है, सोलर मॉड्यूल्स में आ चुका है। साथ ही साथ आप देखें तो गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील में भी पीएलआई स्कीम इस वक्त देखने मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों अगर आप देखें तो सवाल उठता है कि ऐसे स्कीम की आवश्यकता क्यों है। तो सेमीकंडक्टर्स दोस्तों बहुत जरूरी था कि इसको हम टैप करें। रीजन बीइंग वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर सीवियर क्रंच हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर आप देखें स्मार्टफोन से ऑटोमोबाइल सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पर आज के टाइम में अगर आप देखें तो अगर आप गाड़ी बुक कराएंगे 6-6 महीने 8-8 महीने की वेटिंग चल रही है और उसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि सेमीकंडक्टर क्रंच चल रहा है। तो सप्लाई की अगर बात करें दोस्तों तो कोविड-19 के बाद डिसरप्ट हो चुकी है, ऑटोमेकर्स वर्स्ट अफेक्टेड है, कुछ गाड़ियों में तो 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है। साथ साथ आईफोन, आईपैड इनके प्रोडक्शन भी अगर आप देखें तो हिट हुए हैं। साथ साथ प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स सभी के प्रोडक्शन अगर आप देखें तो शॉर्ट सप्लाई में है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा तो पीएलआई स्कीम सेमीकंडक्टर्स इसलिए लाई जा रही है सो दैट भारत वापस से अपना अगर आप देखें तो जो सेमीकंडक्टर्स में एक दुनिया में गैप बन रहा है प्रोड्यूसर एंड सप्लाई में जो डिमांड है उसको हम फिल कर सकें और भारत दुनिया के लिए एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर बन के उभर सके। नेक्स्ट है दोस्तों ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटर टोकामैक। तो अगर आप देखें तो ये चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामैक एक रिएक्टर है, इसी को आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। तो ईस्ट रिएक्टर अगर आप देखें तो ये एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। तो एक टोकामैक रिएक्टर है जहाँ पे फ्यूजन रिएक्टर, यहाँ पे फ्यूजन प्रोसेस अंडरटेक किया जा रहा है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है और वही न्यूक्लियर फ्यूजन वही प्रोसेस है जो कि सन में भी होता है और इस प्रकार से आप देखें तो ये वही पावर, यही वही चीज है जो कि सन को भी पावर करता है। तो दिस इज ईस्ट। तो इसी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ईस्ट अगर आप देखें तो चाइना ने ईस्ट तो वो रिएक्टर है जो कि आप देखें तो फ्यूजन रिएक्टर है। इसके सिवा चाइना में 2 अन्य फ्यूजन रिएक्टर भी हैं, HL2A रिएक्टर है, जेटेक्स्ट रिएक्टर है। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ईस्ट प्रोजेक्ट अगर आप देखें तो ये किसके अंदर है, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी के अंदर है। अब ITER क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, फिजन क्या है, हम सब कवर करेंगे। तो अगर आप देखें तो ईस्ट प्रोजेक्ट किसके अंदर है, ITER फैसिलिटी यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी के अंदर है। एंड अगर आप देखें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है और अगर जब ये ऑपरेशनल होगा 2035 में। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ईस्ट अगर आप देखें तो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त जो टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में ITER में हम यूज करने वाले हैं। तो ITER दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन प्रोजेक्ट, कई कंट्रीज मिलके इस पर काम कर रही हैं। वो फ्रांस में बनाया जा रहा है एक फ्यूजन रिएक्टर। तो जो ईस्ट से सीखेंगे वो हम ITER में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दुनिया को बेनिफिट होने वाला है चाइना के इस आर्टिफिशियल सन से। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि सन को पावर करता है, वही अगर आप देखें तो चाइना भी यूज कर रहा है। और जो चाइना ईस्ट में दुनिया अगर आप देखें तो एक मेजर टोकामैक रिएक्टर बना दिया है। तो यहाँ से जो ईस्ट में चाइना ने सीखा है वो ITER में भी हमें यूज करने मिलेगा, तो दुनिया को भी बेनिफिट होगी। अब ITER क्या है, तो दोस्तों ITER अगर आप देखें तो इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग का एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें आप देखें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा
फ्यूजन रिएक्शन अंडरटेक करवाना है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्लाज्मा फिजिक्स एक्सपेरिमेंट है। तो ITER का गोल क्या है दोस्तों, वो अगर आप देखें तो वो है कि फ्यूजन को एज अ पीसफुल यूज के लिए डिप्लॉय कर सके एंड एक ऑल्टरनेट फॉर 21st सेंचुरी का एनर्जी का एक नया ऑल्टरनेटिव बना सके, जो कि क्लीन भी होगा, जो कि फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट भी होगा। तो ITER अगर आप देखें दोस्तों तो इसमें 7 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि इसको फंड कर रहे हैं। कौन कौन है, एक तो इंडिया है, फिर अगर आप देखें तो जापान है, फिर आप देखें चाइना है, फिर आप देखें रशिया है, फिर साउथ कोरिया है, फिर US है, और सातवां अगर आप देखें तो यूरोपियन यूनियन है। तो ये 7 मेंबर्स हैं एंड जिनमें से आप देखें तो एंटिटीज 6 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। तो हर कंट्रीज अगर आप देखें तो जो इंडिविजुअल कंट्रीज हैं इनका जो वेटेज है ITER में जो टोटल खर्चा है उसका 9% कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक कंट्री कर रही है। यानी इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये सब 9% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। और वहीं यूरोपियन यूनियन वो 45% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बड़े बड़े बहुत सारे देश हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है, तो अलग अलग आपको देश इसमें जापान नहीं है ऑब्वियसली, फ्रांस है, जर्मनी है, एक टाइम में UK भी था, तो ये सारे देश हैं। तो इस वजह से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन इज 45%। तो EU अगर आप देखें तो ये 45% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी 9% कर रहे हैं। क्या पैसा कैश में दिया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, कैश में नहीं दे रहे हैं, बहुत कम है। मोस्टली क्या कर रहे हैं कि हर कंट्री कुछ कुछ टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे कि फ्रांस में जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाएगा उसमें से इंडिया ने प्रोवाइड किया है क्रायोस्टैट, इसके सिवा वैक्यूम वेसल भी इंडिया प्रोवाइड करेगी, इंडिया ने ऑलरेडी क्रायोस्टैट दिया भी है। बाकी अगर आप देखें तो साउथ कोरिया आप देखें तो थर्मल शील्ड दे रही है, ब्लैंकेट मॉड्यूल्स इतने सारे कंट्रीज मिलकर दे रहे हैं, सेंट्रल सोलेनॉइड जापान का एंड US का है, इंटरनल कॉइल्स चाइना एंड US का है, करेक्शन कॉइल्स चाइना का है। तो इस प्रकार से हर कंट्री कुछ कुछ ऑफर कर रही है और जो खर्चा होगा टोटल 9% इंडिविजुअली कंट्रीज पे पड़ेगा और यूरोपियन यूनियन पर 45% पड़ेगा। तो जो कंट्रीज पैसा दे रहे हैं, जो एंटिटीज पैसा दे रहे हैं, ये जो 7 एंटिटी हैं जैसा मैंने बताया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, US, तो इनको क्या फायदा होगा? इनको ये फायदा होगा दोस्तों कि कल को इस ITER प्रोजेक्ट से जो भी डेटा जनरेट होगा, जो भी टेक्नोलॉजी बनेगी, उसको ये कंट्रीज यूज कर सकेंगे और कोई पेटेंट के पैसे देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो कल को जब फ्यूजन रिएक्टर्स दुनिया भर में बनेंगे तो ये सारे कंट्रीज उसको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम तो ऑलरेडी इस वक्त भी ITER को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे कंट्रीज क्या करेंगे, एक फ्यूचर के लिए आप देखें तो जो फ्यूजन रिएक्टर्स के जो बायर्स होंगे उनके ये सप्लायर्स बन के उभरेंगे। तो अगर आप देखें वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर दोस्तों ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कैडरेच फ्रांस में बन रहा है यहाँ पे। एंड इसमें जो पार्टिसिपेटिंग नेशन है वैसे तो 35 देश हैं, लेकिन जो अगर फंडिंग की बात करें तो वो इन 7 एंटिटीज से आ रही, EU, जापान, चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, US एंड इंडिया। एंड जहां तक बात है दोस्तों तो यहाँ पे जो इसकी कॉस्ट है लगभग $24 बिलियन की होगी फ्यूजन रिएक्टर की। जो टेम्परेचर अटेन होगा सन से 10 गुना ज्यादा होगा, 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का। दोस्तों ऑलरेडी फ्यूजन रिएक्टर दुनिया में हो रखा है, कोई फ्यूजन प्रोसेस हमने दुनिया में अचीव किया है, कोई और कंट्रोल तरीके से भी अगर आप देखें तो रिएक्टर में भी किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन बॉम्ब की बात हो रही है, हमने रिएक्टर में भी किया है। पर दिक्कत क्या हो रही है ना, इस वक्त दिक्कत ये होती है दोस्तों कि अगर हम 10 यूनिट पावर यूज करते हैं वो टेम्परेचर इतना गर्म करने में, तो उससे बस 5 यूनिट की ही बिजली बना पा रहे हैं। तो हमें अटेन क्या करना है कि हम हीटिंग में बस 50 मेगावाट पावर का इस्तेमाल करें और उससे जो प्लाज्मा जनरेट होगा उससे हम 500 मेगावाट की बिजली बना सके। अगर ये कर लेंगे तो हमारा ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फ्यूजन रिएक्टर। तो दोस्तों न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन 2 प्रकार के रिएक्टर्स होते हैं या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। न्यूक्लियर फिजन में अगर आप देखें तो क्या होता है, एक भारी एटम को तोड़ा जाता है छोटे छोटे एटम्स में। तो यानी कि यूरेनियम है, जैसे आप देख सकते हैं U236 टूटा बेरियम में, क्रिप्टन में। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं साथ में न्यूट्रॉन जनरेट हुआ और इस दौरान जो वेट में, एटॉमिक मास में जो डिफरेंस हुआ इनके, उससे हमने वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई उतनी पार्ट, तो वो एनर्जी जनरेट होती है। वैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन में ड्यूटेरियम, ट्रिटियम इनको मिलाते हैं और इस प्रकार से आप अगर देखें तो हीलियम एंड न्यूट्रॉन बनता है। तो अगेन जो वेट में, एटॉमिक मास में जो LHS RHS में कमी आई
वो अगर आप देखें तो एनर्जी में तब्दील होती है। तो वही रिएक्शन है दोस्तों, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो जो मास में कमी आ रही है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगर हम फिजन एंड फ्यूजन की बात करें तो फिजन में क्या होता है, एक लार्ज एटम को दो स्मॉलर एटम में तोड़ा जाता है। फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट एटम को जोड़ के एक भारी एटम बनाया जाता है। जैसे कि यूरेनियम, प्लूटोनियम, ये सब क्या है, हैवी एटम है जिनको आसानी से हम तोड़ के, भारी एटम है जिनको आसानी से हम तोड़ के हल्के हल्के एटम्स में तोड़ सकते हैं, जैसे बेरियम वगैरह में। वैसे ही फ्यूजन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लेते हैं और उसी को जोड़ के एक बड़ा एटम बना लेते हैं, जो कि वो भी हीलियम जैसे हो गया। तो इस दौरान दोस्तों अगर आप देखिए बाई प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो न्यूक्लियर वेस्ट फिजन में जनरेट होता है। फिजन में अब इस न्यूक्लियर वेस्ट की दिक्कत क्या होती है कि इसको आप कहाँ पे डंप करोगे, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट है तो वो समस्या होती है। लेकिन यहाँ पे कोई वैसा रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्यूजन में जनरेट नहीं होता है, तो ये बेस्ट बात है। इसके सिवा आप अगर देखें तो दोनों का ही यूज किसमें होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में होने वाला है। और ज्यादा एनर्जी कौन जनरेट करता है, तो अगर आप देखें तो फ्यूजन में करीबन फिजन की तुलना में 3 से 4 गुना ज्यादा एनर्जी हम जनरेट कर लेते हैं। तो फ्यूजन जनरेट्स 3 to 4 टाइम्स मोर एनर्जी कंपेयर टू फिजन। इसके सिवा आप अगर देखें तो फ्यूजन इज ऑल्सो आप देखें तो सेफ, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन में चेन रिएक्शन की समस्या होती है। तो अगर चेन रिएक्शन हो रहा है दोस्तों तो बेकाबू होके तेजी से आप अगर देखें तो रिएक्शन होता जा सकता है, और इस प्रकार से न्यूक्लियर मेल्टडाउन वगैरह जो कि चेरनोबिल वगैरह में देखने मिल जाता है। लेकिन फ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं है, कोई चेन रिएक्शन वाली बात नहीं हो रही, तो यहाँ पे वैसा चेन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको सेफ भी कहा जाता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो न्यूक्लियर फिजन में अक्सर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, उससे प्लूटोनियम बनता है। प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके न्यूक्लियर वेपन भी बनाया जा सकता है। लेकिन फ्यूजन रिएक्टर में वो समस्या भी नहीं होगी, तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की समस्या से भी हम आसानी से, अगर फ्यूजन रिएक्टर पे महारत हासिल कर लिए तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या फ्यूजन रिएक्टर है, बिल्कुल है। भारत में जो फ्यूजन रिएक्टर है उसका नाम है आदित्य टोकामैक रिएक्टर है, आदित्य इसका नाम है। कहाँ पे, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च गांधीनगर में है। अगर दोस्तों हम बात करें भारत में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, तो अगर आप देखें तो इंडिया काफी तेजी से काम कर रहा है। अपने इस वक्त जो हम करीबन 6.9 आप देखें तो 6.9 गीगावाट ऑफ पावर हम जनरेट कर रहे हैं। 6.7 गीगावाट ऑफ पावर हम जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से। इसको बढ़ा के 63,000 मेगावाट तक अचीव करना है। तो अगर आप देखें तो भारत में कहाँ कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों राजस्थान में है, रावतभाटा में है, एंड साथ ही साथ जो ब्लू कलर में आपको दिखा रहे हैं वहां पे प्रपोज्ड है, तो माही बंसवाड़ा में प्रपोज्ड है अभी। वैसे ही आप देखें तो काकरापर में है, गुजरात में। फिर अगर आप देखें तो मीठी विर्दी में अगर आप देखें तो इट इज अगेन प्रपोज्ड। फिर अगर आप देखें तो तारापुर महाराष्ट्र में है दोस्तों, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कर्नाटका में काइगा में है, और महाराष्ट्र में एक जैतापुर में भी अगर आप देखें तो इट इज प्रपोज्ड। काइगा में भी 2 और रिएक्टर प्रपोज्ड हैं। इसके सिवा आप देखें तो कुंडाकुलम में है, एंड 4 रिएक्टर्स यहाँ पे और बनाने हैं। कलपक्कम में ऑलरेडी है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर। कलपक्कम में जो रिएक्टर है इसकी क्या खासियत है, कलपक्कम वाले रिएक्टर की खासियत ये हो जाती है दोस्तों कि इस रिएक्टर को हम अपने न्यूक्लियर स्टेज 2 का रिएक्टर आपको देखने मिलता है। यहाँ पे आपको स्टेज 2 न्यूक्लियर स्टेज 2 रिएक्टर यहाँ पर देखने मिलता है। तो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका स्टेज 2 रिएक्टर कलपक्कम में देखने मिलता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो आंध्र प्रदेश में कोवड़ा में प्रपोज्ड है। वैसे ही आप देखें तो वेस्ट बंगाल में हरिपुर में भी प्रपोज्ड है। इसके सिवा 2 अन्य चिटका एंड भीमपुर भी आप देख सकते हैं जो कि प्रपोज्ड है। तो ये सारे लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी जैसा आप देख सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड इनके द्वारा बनाया गया सारा कोर्स आपको अनअकैडमी में अवेलेबल है। अनअकैडमी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम भी अनाउंस कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपके सामने QR कोड है, इसको स्कैन कीजिए और एनरोल नाउ बटन पे दबाइए और अपने रोल नंबर्स शेयर कीजिए। तो अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हम लेकर के आ रहे हैं। इसके सिवा प्राइस राइज होने वाली है 20% तक की, तो इसका फायदा उठाएं। इससे पहले अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लें और साथ में कौन सा कोड लेंगे, KC10,
क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो इससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो आप निश्चिंत होकर ये कोड यूज कर सकते हैं। इसके सिवा CSE एश्योर प्रोग्राम है जिसमें 2 years एंड अबव सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हैं तो उसमें आप अगर देखें तो हम आपको 1 साल की एक्सटेंशन भी देते हैं यदि आप मन मुताबिक रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप निश्चिंत होकर KC10 कोड का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ प्रीलिम्स प्रैक्टिस बुकलेट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन के साथ 7,500 रुपए जिनकी कीमत है, तो ये भी आपको अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट विद आइकनिक सब्सक्रिप्शन। इसके सिवा GS मेगा कॉम्बैट है दोस्तों, जिसमें आप देख सकते हैं May 29 सुबह 11 बजे है, तो इसमें एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड KC10। साथ साथ दोस्तों जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है इसमें लाइव मेंटरशिप मिलती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी होता है। जो कीमत है दोस्तों 1 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की इस वक्त है 46,791 रुपीज और 1 साल की आइकनिक की 67,041 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस एंड मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है 27,500 रुपए एंड अगर आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं तो ये कम होके हो जाएगी 24,750 रुपए यूजिंग द कोड KC10। तो 0% EMI पे आपको हम लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 2 घंटे में अप्रूवल है, मिनिमल पेपर वर्क है, फ्लेक्सिबल टेन्योर्स है। बाकी मेरे बहुत सारे कोर्स हैं, संडे टू थर्सडे आप देख सकते हैं हमने रन किया है, मॉक टेस्ट के प्रीलिम्स, साथ ही साथ प्लस कोर्स डिटेल्स है जिसमें एनवायरमेंट ज्योग्राफी हमने रन किया है और आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। बाकी हमने डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं आपके लिए, तो अगर कोई भी डाउट है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और डाउट्स को दूर कर सकते हैं। UPSC CSE बैचेस भी हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, May 25 को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनका भी फायदा उठाएं। इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो। इसके सिवा ऑप्शनल कार्निवाल है, 14+ ऑप्शनल कोर्सेज स्टार्ट हो रही हैं, आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR, पबैड, सोशियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स हम रन कर रहे हैं, तो इनका फायदा उठाएं। मेक श्योर आप इन सभी में एनरोल कर रहे हैं। बाकी अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों, बेस्ट एजुकेटर्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की, आवर्स ऑफ लर्निंग जैसे आप चाहें जब चाहें तब आप पढ़ सकते हैं, डेली आंसर राइटिंग भी आपको मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।